हेलो फ्रेंड्स, लेट्स एंजॉय स्टडी विद पवन शर्मा को स्वागत है। आज मैं लेकर आया हूँ क्लास 10 का एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 1 पॉलिटी का सत्ता की साझेदारी। देखिए, मैं इस वीडियो में केवल उन्हीं हाईलाइट पॉइंट को पढ़ूंगा जो आपके एग्जाम के लिए, बीपीएससी टीआरई के लिए और स्टेट के एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं और जहाँ से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। और बाकी इससे पहले मैं जो है क्लास 9 का जो एनसीईआरटी का पॉलिटी है पूरा चैप्टर करवा दिया हूँ। उसका लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगा, वहाँ जाकर देख सकते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं अपने इस वीडियो को। देखिए, पहला चैप्टर है सत्ता की साझेदारी। देखिए, इस पेज में कुछ इंपॉर्टेंट कंटेंट्स है नहीं एग्जाम के पर्सपेक्टिव से, तो आइए नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। हाँ, आइए पहले इस पेज पर आते हैं। देखिए, बेल्जियम और श्रीलंका की स्थिति बता रहे हैं, वहाँ के पॉपुलेशन की स्थिति, और इस एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, 2-3 क्वेश्चन बीपीएससी टीआरई 2 में भी पूछे गए हैं, 3 में भी पूछे गए हैं जो एग्जाम कैंसिल हुआ था, और इसमें भी आए हैं, इसमें भी जो जोड़ी एग्जाम हुआ इसमें। ठीक है, ये स्टार्ट करते हैं। बेल्जियम यूरोप का एक छोटा सा देश है। क्षेत्रफल में हमारे हरियाणा राज्य से भी छोटा है। इसकी सीमाएं फ्रांस, नीदरलैंड, जर्मनी और लक्जमबर्ग से लगती है। ठीक है, इसकी आबादी 1 करोड़ से थोड़ी अधिक है, यानी हरियाणा की आबादी से करीब आधी। इस छोटे से देश के समाज की जातीय बनावट बहुत जटिल है। देश की कुल आबादी का 59% हिस्सा जो है फ्लेमिश इलाके में रहता है। यहाँ हाँ, ये आपको माइंड में रखना है। देश की कुल आबादी का 59% हिस्सा जो है वो फ्लेमिश इलाके में रहता है और डच बोलता है, और शेष 40% लोग जो है बेलोनिया क्षेत्र में रहते हैं और फ्रेंच बोलते हैं। शेष 1% लोग जर्मन बोलते हैं। राजधानी ब्रुसेल्स। ठीक है, राजधानी ब्रुसेल्स यानी बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स के 80, और फिर अब राजधानी की स्थिति बता रहा है कि ब्रुसेल्स के 80% लोग जो है फ्रेंच बोलते हैं और 20% लोग जो है डच भाषा बोलते हैं। ठीक है, बाकी जो अल्पसंख्यक जो है फ्रेंच भाषी लोग तुलनात्मक रूप से ज़्यादा समृद्ध और ताकतवर रहे हैं। बहुत ही बाद में जाकर ही आर्थिक विकास और शिक्षा का लाभ पाने वाले डच भाषी लोगों की को इस स्थिति से नाराजगी थी। इसके चलते 1950 और 1960 के दशक में फ्रेंच और डच बोलने वाले समूहों के बीच क्या हुआ, तनाव बढ़ने लगा। इन दोनों समुदायों के टकराव का सबसे तीखा रूप ब्रुसेल्स में दिखा। यह एक विशेष तरह की समस्या थी। डच बोलने वाले लोग संख्या के हिसाब से अपेक्षाकृत बहुत ज़्यादा थे, लेकिन धन और समृद्धि के मामले में बहुत कमजोर और अल्पमत में थे। श्रीलंका, फिर आइए नेक्स्ट। अब फिर यहाँ पे हमें जो है ये यहाँ देखिए, यहाँ कुछ ट्रिक बना है, जैसे बी। ठीक है, तो BF याद रखेंगे, यानी बेल्जियम में फ्लेमिश इलाके में रहते हैं 59% लोग जो कि डच बोलते हैं। ठीक है, बेल्जियम में फ्लेमिश इलाके में रहते हैं 59% लोग जो डच बोलते हैं, यानी BF और BV। यानी बेल्जियम के बेलोनिया क्षेत्र में जो है 40% लोग रहते हैं जो कि फ्रेंच बोलते हैं और 1% लोग जो जर्मन बोलते हैं। इसलिए आपको याद रखना है BF BV। BF यानी बेल्जियम के फ्लेमिश इलाके में 59% लोग रहते हैं। BV यानी बेल्जियम के बेलोनिया क्षेत्र में 40% लोग रहते हैं जो कि फ्रेंच बोलते हैं, और बाकी 1% लोग जर्मन बोलते हैं। ठीक है, फिर ये श्रीलंका की स्थिति पर। अब श्रीलंका एक द्वीपीय देश है जो तमिलनाडु के दक्षिणी तट से कुछ किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। इसकी आबादी करीब 2 करोड़ है, यानी हरियाणा के बराबर। दक्षिण एशिया के अन्य देशों की तरह श्रीलंका की आबादी में भी कोई जातीय समूहों के लोग हैं, कई जातीय समूहों के लोग हैं। सबसे प्रमुख सामाजिक समूह सिंहलियों का है। ठीक है, जिनकी आबादी कुल जनसंख्या की 74% है। यानी श्रीलंका में कुल 74% लोग जो है वो क्या है, सिंहली समुदाय के हैं। फिर तमिलों का नंबर आता है, उसके बाद तमिल है, जिनकी आबादी कुल जनसंख्या में 18%, यानी 74 18 कितना हो गया, 92 हो गया। ठीक है, तमिलों में भी 2 समूह हैं, एक है श्रीलंकाई मूल के तमिल। ठीक है, श्रीलंकाई मूल के तमिल। फिर नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। यहाँ 13% है श्रीलंकाई मूल के तमिल जो है। देखिए, 74% जो है वो सिंगली है, जो कि श्रीलंकाई है मूल, मतलब वो श्रीलंका के ओरिजिनल निवासी है, सिंगली। और बाकी 18% तमिल है। तमिल में भी 2 तरह के हैं, एक है श्रीलंकाई तमिल, एक है इंडियन तमिल। ठीक है, तो श्रीलंकाई तमिल जो है 13%, 18% जो है वो तमिल है। वो 18 में 13% जो है वो तमिल श्रीलंकाई तमिल है। और हिंदुस्तानी तमिल जो औपनिवेशिक शासनकाल में बगानों में काम करने के लिए भारत से लाए गए थे लोगों की संतान है। मौजूदा श्रीलंका के नक्शे पर गौर करें तो पाएंगे कि तमिल मुख्य रूप से उत्तर और पूर्वी प्रांतों में आबाद है। श्रीलंका के उत्तर पूर्वी प्रांतों में क्या है, आबाद है, अधिक तमिल लोग रहते हैं। ठीक है, अधिकतर सिंगली भाषी लोग बौद्ध है, जबकि तमिल भाषी लोगों में कुछ हिंदू भी है, कुछ मुसलमान भी है। श्रीलंका की आबादी में ईसाई लोगों का हिस्सा मात्र 7% है, और वे सिंगली और तमिल दोनों भाषाएं बोलते हैं। ठीक है, फिर यहाँ ये नीचे श्रीलंका में बहुसंख्यकवाद। सन 1948 में श्रीलंका स्वतंत्र राष्ट्र बना।
1956 में एक कानून बनाया गया, श्रीलंका में 1956 में कानून बनाया गया, जिसके तहत तमिल को दरकिनार करके सिंहली को एकमात्र राजभाषा घोषित कर दिया गया। विश्वविद्यालयों और सरकारी नौकरियों में सिंहलियों को प्राथमिकता देने की नीति भी चली। नए संविधान में यह प्रावधान भी किया गया कि सरकार बौद्ध मत को संरक्षण और बढ़ावा देगी। एक एक करके आए इन सरकारी फैसलों ने श्रीलंकाई तमिलों की नाराजगी और शासन को लेकर उनमें बेगानापन बढ़ाया। ठीक है, फिर नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। नहीं, यहाँ देखिए एक पॉइंट से और है, बहुसंख्यकवाद क्या होता है। तो यह मान्यता है कि अगर कोई समुदाय बहुसंख्यक है तो वह अपने मनचाहे ढंग से जो है देश का शासन कर सकता है, और इसके लिए वह अल्पसंख्यक समुदाय की जरूरत या इच्छाओं की अवहेलना करता है। बिल्कुल सही, जो बहुसंख्यकवाद में होते हैं सरकार भी उसी की बनती है। फिर नेक्स्ट पेज चलते हैं। तो आइए पहले इस पेज पे चलते हैं। 1980 के दशक तक उत्तर पूर्वी श्रीलंका में स्वतंत्र तमिल इलम सरकार जो है बनाने की मांग को लेकर अनेक राजनीतिक संगठन बने। कहाँ पर? उत्तर पूर्वी श्रीलंका में, क्योंकि वहीं पर अधिकतर तमिल लोग हैं। श्रीलंका में दो समुदायों के बीच पारस्परिक अविश्वास ने बड़े टकराव का रूप ले लिया। यह टकराव गृह युद्ध में परिणत हो गया। ठीक है, हमारे क्षेत्र के देशों में आर्थिक विकास, शिक्षा और स्वास्थ्य के मामले में श्रीलंका का रिकॉर्ड सबसे अच्छा है। हमारे क्षेत्र के देशों में आर्थिक विकास, हमारे क्षेत्र मतलब हम जिस क्षेत्र में रहते हैं यानी दक्षिण एशिया में, तो इस क्षेत्र में क्या होता है कि श्रीलंका का जो है ना आर्थिक विकास, शिक्षा और स्वास्थ्य के मामले में जो है श्रीलंका का रिकॉर्ड जो है सबसे अच्छा है यानी दक्षिण एशिया में। 2009 में इस गृह युद्ध का अंत हो गया। ठीक है, तो कौन से गृह युद्ध का? जो दो वही तमिल इलम यानी तमिल लोग जो थे बोल रहे थे कि नहीं मुझे अपना शासन चाहिए, और सिंहलियों के बीच जो गृह युद्ध चल रहा था, तो 2009 में क्या हुआ, इनका जो गृह युद्ध था वो श्रीलंका में समाप्त हो गया। ठीक है, फिर ये नीचे बेल्जियम में सत्ता की साझेदारी की बात करते हैं। 1970 और 1993 के बीच उन्होंने यानी बेल्जियम वालों ने अपने संविधान में 4 संशोधन सिर्फ इस बात के लिए किए कि देश में रहने वाले किसी भी आदमी को बेगानेपन का एहसास ना हो, यानी उनको ऐसा ना लगे कि हम किसी अजनबी देश में दूसरे देश में रहते हैं। उनको प्रत्येक आदमी को ऐसा लगे कि हाँ ये मेरा अपना देश है, इस तरह से संविधान बनाया जाए। इसीलिए कुल 4 वर्ग के किए गए संविधान में संशोधन किए गए ताकि किसी भी आदमी को बेगानापन ना महसूस हो। ठीक है, और सभी मिलजुल कर रह सके। बेल्जियम के मॉडल को की कुछ मुख्य बातें निम्नलिखित है। ठीक है, बेल्जियम के मॉडल की कुछ मुख्य बातें देखिए किस तरह की बातें अपनाई गई संविधान में। संविधान में इस बात का स्पष्ट प्रावधान है कि केंद्रीय सरकार में डच और फ्रेंच भाषी के मंत्रियों की संख्या समान होगी। केंद्रीय सरकार में जो है जैसे 100 है केंद्रीय मंत्री है, तो उसमें से 50 डच भाषी होंगे और 50 जो है फ्रेंच भाषी होंगे। ठीक है, ताकि दोनों का पहुँच है, दोनों की आबादी है और दोनों की जो है वो सरकार में दोनों का जो है मतलब योगदान होगा सरकार बनाने में। ठीक है, तो डच का भी और फ्रेंच का भी। कुछ विशेष कानून तभी बन सकते हैं जब दोनों भाषाई समूह के सांसदों का बहुमत उसके पक्ष में हो। ठीक है, केंद्र सरकार की अनेक शक्तियां देश के 2 इलाकों की क्षेत्रीय सरकारों को सुपुर्द कर दी गई है, यानी राज्य सरकारें केंद्रीय सरकार के अधीन नहीं है। ठीक है, ब्रुसेल्स में अलग सरकार है और इसमें दोनों समुदायों का समान प्रतिनिधित्व, दोनों समुदाय मतलब डच का भी और फ्रेंच का भी समान प्रतिनिधित्व है। फ्रेंच भाषी लोगों ने ब्रुसेल्स में समान प्रतिनिधित्व के इस प्रस्ताव को स्वीकार किया क्योंकि डच भाषी लोगों ने केंद्रीय सरकार में बराबरी का प्रतिनिधित्व स्वीकार किया था। ठीक है, फिर ये नेक्स्ट, हाँ यहाँ ये गृह युद्ध क्या होता था वो पता ही है। घर में जो है मतलब एक किसी देश के अंदर जो है मतलब जो पॉपुलेशन है वो आपस में ही लड़ जाते हैं किसी मुद्दे को लेकर, तो उसे गृह युद्ध बोलते हैं। ठीक, फिर नेक्स्ट पेज चलते हैं। यहाँ आइए, केंद्र और राज्य सरकारों के अलावा यहाँ एक तीसरे स्तर की सरकार भी काम करती है। कहाँ पर? बेल्जियम का बात बोल रहा है यहाँ। केंद्र और राज्य सरकार के अलावा यहाँ तीसरे स्तर की भी सरकार काम करती है, यानी सामुदायिक सरकार। इस सरकार का चुनाव एक ही भाषा बोलने वाले लोग करते हैं। डच, फ्रेंच और जर्मन बोलने वाले समुदायों के लोग चाहे वे जहाँ भी रहते हो इस सामुदायिक सरकार की चुनते हैं। इस सरकार को संस्कृति, शिक्षा और भाषा जैसे मसलों पर फैसले लेने का अधिकार है। ठीक है, जब अनेक यूरोपीय देशों ने साथ मिलकर यूरोपीय संघ बनाने का फैसला किया तो ब्रुसेल्स को उसका मुख्यालय बनाया गया। तो एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि यूरोपीय संघ का जो मुख्यालय वो कहाँ है, तो ब्रुसेल्स है जो कि बेल्जियम की राजधानी है। ठीक है, फिर ये नेक्स्ट पेज चलते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं अपने इस वीडियो को, मतलब सॉरी इस पेज को। जर्मनी
वहाँ पर क्या है कि क्रिश्चियन डेमोक्रेटिक पार्टी और सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी नामक दो बड़ी पार्टियों की गठबंधन सरकार है जर्मनी में। सन 2005 के चुनावों में इन दोनों में से किसी को अपने पोते सरकार बनाने के लायक बहुमत नहीं मिला, इसलिए इन्हें गठबंधन सरकारें बनानी पड़ी थी। जर्मनी का बात कर रहा है ये, ठीक है। फिर ये सत्ता की साझेदारी दरअसल लोकतंत्र की आत्मा है। सत्ता की साझेदारी ही क्या है? दरअसल लोकतंत्र की आत्मा है। युक्तिपरक या समझदारी का तर्क लाभकर परिणामों पर जोर देता है, जबकि नैतिक तर्क जो है सत्ता के बंटवारे के अंतर्भूत महत्व को बताता है, ठीक है। फिर नेक्स्ट पेज चलते हैं। यहाँ ये लेबनान की राजधानी क्या है? बेरूत। लेबनान की राजधानी बेरूत है। फिर यहाँ ये नीचे, देश का राष्ट्रपति मेरोनाइट पंथ का कोई कैथोलिक ही होना चाहिए। कहाँ का बात कर रहा है ये? तो ये लेबनान का बात कर रहा है, ठीक है। सिर्फ सुन्नी मुसलमान ही प्रधानमंत्री हो सकता है लेबनान में, और उप प्रधानमंत्री का पद जो है ऑर्थोडॉक्स ईसाई और संसद के अध्यक्ष का पद जो है सिया मुसलमान के लिए तय किया गया है वहाँ पर, यानी जातीय तौर पर बांटा गया सारे मतलब सरकारी पदों को। फिर नेक्स्ट पेज चलते हैं। जैसे विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच सत्ता का बंटवारा रहता है, इसे हम सत्ता का क्षैतिज वितरण कहते हैं। यानी सत्ता का दो तरह का वितरण होता है, एक है क्षैतिज वितरण और एक ऊर्ध्वाधर वितरण। तो क्षैतिज वितरण में क्या हो गया? जैसे विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका क्या हो गया, इस तरह से सत्ता का बंटवारा क्या कहलाता है? सत्ता का क्षैतिज वितरण कहलाता है, ठीक है, सत्ता का क्षैतिज वितरण। और न्यायपालिका की नियमित कार्यपालिका करती है। न्यायपालिका की जो नियुक्ति है कि न्यायपालिका की नियुक्ति जो है कार्यपालिका करती है, पर न्यायपालिका ही कार्यपालिका पर और विधायिका द्वारा बनाए गए कानूनों पर अंकुश रखती है, ठीक है। इस व्यवस्था को नियंत्रण एवं संतुलन की व्यवस्था भी कहते हैं। न्यायपालिका की नियुक्ति भले कार्यपालिका करती है, विधायिका करती है, लेकिन न्यायपालिका क्या करती है? कार्यपालिका और विधायिका के मतलब संतुलन एक तरह से रखती है, पकड़ बनाए रखती है। क्यों? क्योंकि अगर कोई गलत तरह का जो है मतलब विधायिका पारित हो जाता है तो विधायिका मतलब जो न्यायपालिका है उसको रद्द भी कर सकती है। इसीलिए कहा गया कि न्यायपालिका क्या करती है? कार्यपालिका और विधायिका पर अंकुश लगा के रखती है, ठीक है। इसीलिए इसको क्या, इस तरह के प्रणाली को क्या बोलते हैं? नियंत्रण और संतुलन की व्यवस्था भी कहते हैं। फिर नेक्स्ट पे चलते हैं। यहाँ ये राज्य सरकारों से नीचे के स्तर की सरकारों के लिए भी ऐसी ही व्यवस्था हो सकती है। नगरपालिका और पंचायतें ऐसी ही इकाइयाँ हैं। उच्चतर और निम्नतर स्तर की सरकारों के बीच सत्ता के ऐसे बंटवारे को ऊर्ध्वाधर वितरण कहा जाता है। देखिए, राज्य सरकारों से नीचे की स्तर की सरकारों के लिए भी ऐसी ही व्यवस्था हो सकती है। नगरपालिका और पंचायतें ऐसी ही इकाइयाँ हैं। देखिए, सबसे पहले क्या होता है? पंचायत होता है ग्राम स्तर पर, ठीक। फिर राज्य स्तर पर होते हैं सरकार, राज्य सरकार, फिर एक केंद्रीय सरकार। तो ये क्या हो गया? सत्ता का ऊर्ध्वाधर वितरण हो गया, ठीक है, सत्ता का ऊर्ध्वाधर वितरण। जैसे विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, ये सत्ता का क्षैतिज वितरण हो गया। फिर पंचायत सरकार, फिर राज्य सरकार, फिर केंद्रीय सरकार, तो ये क्या हो गया? सत्ता का ऊर्ध्वाधर वितरण हो गया, ठीक है। फिर नेक्स्ट पेज चलते हैं। आइए, यहाँ प्रश्नावली आ गया है लास्ट, यहाँ खत्मों का लास्ट पेज है ये। कनाडा के ओटेरिया प्रांत की सरकार ने वहां के मूलवासी समुदाय के साथ जमीन के दावों का निपटारा करने पर सहमति दे दी। रूस की दो प्रभावशाली राजनीतिक पार्टियां द यूनियन ऑन राइट फोर्सेज और लिबरल याबलोको मूवमेंट ने एक मजबूत दक्षिणपंथी गठबंधन बनाने के लिए अपने संगठनों के विलय का फैसला किया। नाइजीरिया के विभिन्न प्रांतों के वित्त मंत्रियों ने एकजुट होकर मांग की है कि संघीय सरकार अपनी आमदनी के स्रोतों को घोषित करे। वे यह भी जानना चाहते थे कि विभिन्न प्रांतों के बीच राजस्व का बंटवारा किस आधार पर होता है। तो इस तरह आपका जो है चैप्टर 1 का वीडियो समाप्त होता है। वीडियो कैसा लगा कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, और अच्छा लगा तो प्लीज़ 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक एंड कमेंट्स जरूर करें। बाकी मैंने आप लोगों से कहा है कि मैं क्लास 10 का, 11 का, 9 का, 10 का, 11 का, 12 का भी पॉलिटी एनसीईआरटी का मैं पूरा करवाऊंगा आपके टीआरई 4 के एग्ज़ाम से पहले, ठीक है। इसलिए प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। बाकी मैं हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री का जो है और वर्ल्ड हिस्ट्री बाकी करवा चुका हूँ, सब प्रैक्टिस सेट करवा चुका हूँ। अपने चैनल लेट्स एंजॉय स्टडी विद पवन पर जाकर देख सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सब्सक्राइब फॉर मोर। और क्लास 9 का पॉलिटी का प्लेलिस्ट का लिंक जो है मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगा, वहाँ जाकर देख सकते हैं। थैंक्स।